फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम सीआईबी के मॉड्यूल सी का यूनिट 23 स्टार्ट करेंगे एबीएम में, विच इज़ एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम है ना, हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लिया जाता है, उस फीडबैक का क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, और उनको रिवॉर्ड सिस्टम उनका कैसे बनाना है, जैसे उनको कंपेंसेट कैसे करना है, कैसे उनको ऐसे मतलब रिवॉर्ड सिस्टम मतलब इस टाइप से रिलेटेड है कि वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या फिर उनकी एफिशिएंसी किसी अदर से ज़्यादा अच्छी है तो उनको और मोटिवेट कैसे करेंगे, कैसे किस वे में रिवॉर्ड्स देंगे जिससे कि वो और कॉन्फिडेंस में आके और इम्प्रूव करे अपनी क्वालिटी को और अच्छी सी परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉय फीडबैक होता क्या है। ठीक है, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करके कितना सेटिस्फाई हो रहा है या क्या उसको अच्छा फील हो रहा है। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे आपस में बात करते हैं तो आपने गौर किया होगा, कभी कभी बहुत तारीफ करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी में तो ऐसा हो रहा है, हमें ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये है वो है। और कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ बड़ी बुराई करते हैं कि हमारी कंपनी में मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वेजेस अच्छे हैं पर मे बी बिहेवियर अच्छा नहीं है टॉप मैनेजमेंट का। तो वो सब चीज़ें, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपसे एज अ फीडबैक कंपनी आपसे लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा बैंक में भी डिफरेंट टाइम पे सर्वेज कराते रहते हैं, आपको कभी कभी सर्वेज फिल करने को देते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, आप क्या चाहते हैं वो इम्प्रूव करें। ठीक है, वो सब चीज़ के लिए सर्वेज वगैरह या डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके आपसे पूछते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही चीज़ है, देखिए इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ठीक है, मतलब दो तरीक़ों से होता है। फॉर्मल लेवल पे क्या होता है, जैसे आपसे जो फीडबैक लिया जाएगा ना वो कैसा होता है, जैसे डिज़ाइन क्वेश्चनरीज हो गए। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपसे यूज़ कर रहे हैं, आपसे सजेशंस वगैरह लिए जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आपसे सजेशन लेने के लिए बनाया जाता है, अलग अलग नेम से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल कैसे होता है, आपस में जो एम्प्लॉय से डिस्कशन करके या आपके जो हेड होते हैं ब्रांच में, जो आपके मैनेजर बैठ रहे हैं, बीएम बैठ रहा है, इनकम्बेंट बैठ रहा है, वो आपसे बातें करता है, आपसे समझता है और उस फीडबैक को आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, उस टाइप से हो गया। या फिर रिप्रेजेंटेटिव कोई बना दिया, वो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मैनेजर आ रहा है। ठीक है, या फिर कभी कभी आप देख रहे होंगे आपके जो हेड्स होते हैं, जो सर्कल हेड होते हैं, जोनल हेड होते हैं, वो आपकी ब्रांचेस विजिट करते हैं। ठीक है, तो वो सब हो गया। मतलब इस सब बेसिस पे आपको पता करते हैं कि क्या मतलब एम्प्लॉय फील कर रहा है बीइंग इन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस में आपसे पूछते हैं कि आपकी ब्रांचेस में क्या हो रहा है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। जो आपके मैनेजमेंट के एचआर के लोग होते हैं वो आपसे इस तरीके से जो इनफॉर्मल वेज से ना आइडिया मिल जाता है उनको कि क्या एम्प्लॉय सोच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या होता है, देखिए जो एक ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स होती है जो करंट इंसाइट देता है एचआरएमएस प्रैक्टिसेस का। ठीक है, ये है। और उसके बाद चलिए देखते हैं फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वेस। ठीक है, क्लाइमेट सर्वेस क्या होता है, इसमें फीडबैक किससे लिया जाता है, एम्प्लॉय से फीडबैक गैदर करते हैं। ठीक है, इफ डिजाइन प्रॉपरली दीज सर्वेज कैन प्रोवाइड वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो तो ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप सही से करोगे तो अच्छी से मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस सर्वे में क्या क्या होता है, देखिए आप ये देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज से फीलिंग दी जाती है कि जब उनको एक ग्रुप में करते हैं और रूल रेगुलेशन उन पे जो है उसमें उनको कैसा फील हो रहा है, उन पर कोई अथॉरिटी लगी हुई है, जो उनको कम्युनिकेशन चैनल्स दिए गए हैं, वो सब मतलब स्ट्रक्चर वे में कि जो उनके पास स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को लेके एम्प्लॉयज क्या फील कर रहे हैं, उसमें कोई सजेशन देना है, ठीक है, इम्प्रूव है, अच्छा है, बेटर है, वो सब उनसे पूछा जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स क्या होता है कि उनको मतलब अपना क्लैरिटी ऑफ रोल कितना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं सुपीरियर के लिए सबऑर्डिनेट्स के साथ, उसके बारे में उनका क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, रिवॉर्ड्स हैं, जैसे अगर आप मतलब अगर आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं अगर अच्छी जॉब के चक्कर में, ठीक है, उस परसेप्शन में क्या है, अगर पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके बारे में क्या है। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है सारे ऑर्गेनाइजेशन का सेम रहता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से सर्वेज में ये कंटेंट्स चूज किए जाते हैं। ठीक है, बट मेनली कवरेज ये इसी में होता है। ठीक है, रिस्क आपका क्या है कि आपका जो जॉब है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, आपका कैश से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल है, अकाउंटिंग है, लोग भरोसा करके अपना पैसा आपके पास रख रहे हैं, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। वार्मथ कैसी, जैसे आपका जो
वर्क ऑफिस का एटमॉस्फेयर है या कल्चर है, सोशल ग्रुप्स वगैरह कैसे हैं, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कि आपको मतलब एक फीलिंग आती है ना कि हाँ यहाँ काम करके मज़ा आ रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें पूछी जाती है। सपोर्ट कैसा है, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की जब कोई मदद चाहिए होती है तो उसमें कुछ हेल्प होती है नहीं होती है, क्या चीज़ें ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कस्टमर की वजह से कुछ, तो वो चीज़ स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, ठीक है। मीन्स जो आपको जॉब दी गई है उसमें आपकी गोल्स कैसे सेट हो रहा है, पर्सनल गोल आप कैसे सेट कर रहा है एम्प्लॉय, या जो आपका ग्रुप का गोल है वो क्या है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स क्या है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कभी कभी होता है ना वर्क प्लेस में, क्या एक एम्प्लॉयज़ और दूसरे एम्प्लॉय का आपस में जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी कभी कुछ और रीज़न होता है, कस्टमर के साथ कोई इश्यू हो जाता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी वजह से दोनों लड़ने लगते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट इसके अंदर उसके बारे में सर्वे में है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, मीन्स जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल आप जब एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग आपको कैसे मिल रही है, आप कैसे अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई कर रहे हो उस ऑर्गेनाइज। देखिए अगर आप जैसे बैंक में बैठे हैं ना, तो आपको कोई आपके नाम से कस्टमर नहीं जानता, जब वो आपके पास आ रहा है वो आपको, जैसे मान लीजिए जो भी बैंक आपका है आपको वो बैंक मान रहा है, वो मान रहा है कि जो वो आपसे डील कर रहा है तो आपके बैंक से डील कर रहा है, ठीक है ना, आप उसके लिए बैंक हो। तो वो चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी जो होती है ना वो एक एम्प्लॉय होता है उसका, तो वो चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे सर्वेज होते हैं, टाइम टू टाइम कंडक्ट होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से रहता है जो आपका नेचर ऑफ जॉब है क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। देखिए फीडबैक में ज़्यादा नहीं था, बस यही था, तो अगर एक तो क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे आ जाएंगे, अदरवाइज इतना ही टॉपिक है मेन, बाकी ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, देखिए जब आप कोई भी जॉब में चेंज या ज्वाइन करते हो तो जो आपको वेजेस मिलते हैं कंपनसेशन के व्यू में उसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो उसके लिए भी आपको मतलब रिवॉर्ड दे सकते हैं, सैलरी के रूप में दे सकते हैं, कभी कभी कहीं कहीं सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कहीं कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो बहुत वे में रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंपनसेशन कैसे होता है, आपने कुछ काम किया उसकी वजह से मतलब आप जैसे मान लीजिए जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर आपने कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर रही है कि हाँ हमारी वजह से ऐसा हुआ तो हम आपको ये कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स रखोगे तो भी वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत कम रिवॉर्ड बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं रखना वो भी अच्छा नहीं, मतलब हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एक आपका होता है टोटल रिवॉर्ड्स। टोटल रिवॉर्ड्स क्या होता है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स दे मेक इन देयर वर्कफोर्स टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड इंगेज the people they need to operate its business successfully. Total reward which consists of the fundamental rewards, performance based, career and environmental rewards, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है, आपका टोटल जो रिवॉर्ड हो रहा है ना उसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जितना भी होता है और इसमें आपका टोटल सारे रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, जैसे आपका अगर फंडामेंटल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, चाहे आपको परफॉर्मेंस बेस दे रहे हैं, कैरियर के बेस पे दे रहे हैं, एनवायरनमेंट बेस पे दे रहे हैं, तो वो सब इसके अंडर में मतलब टोटल रिवॉर्ड्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। अब फाउंडेशनल रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं, आपका जो सैलरी बेसिस या हेल्थ या रिटायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे, जैसे अगर आपने जिससे कुछ अच्छा काम किया तो आपको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है। कैरियर वगैरह में क्या हुआ, जैसे आपका कैरियर डेवलपमेंट हो रहा है, मॉनिटरिंग वगैरह अच्छे से हो रही है, ठीक है। प्रोग्राम आपके लिए किए जा रहे हैं डिफरेंट, तो वो सब चीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं कंपनसेशन क्या होते हैं। देखिए इसमें मतलब क्या है 6 एलिमेंट्स होते हैं टोटल रिवॉर्ड्स के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जा सके। पहले तो कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन में क्या होता है, ये एक एम्प्लॉयर जो होता है वो उसकी जो स्किल्स और टाइम एफर्ट्स वो उसको दे रहा है उसके लिए मतलब पे करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, मतलब इसमें क्या होता है, कभी कभी होता है कि फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ है, फिक्स पेमेंट मिल रही है, और कभी कभी वेरिएबल होता है, किसी को थोड़े दिनों के लिए पे रख लेते हैं, ठीक है, पे रोल बेसिस पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, जैसे आपको जो सप्लीमेंट वगैरह कैश में कंपनसेशन दे रहा है, जैसे क्या वो हेल्थ इनकम प्रोटेक्शन होती है, रिटायरमेंट के लिए आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट्स वगैरह क्या दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, इसमें क्या होता है, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम प्लस अ फिलॉसफी दैट अफेक्ट
एक्टिवली सपोर्ट्स एफर्ट्स टू हेल्प एम्प्लॉय अचीव सक्सेस एट बोथ वर्क एंड होम, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ कि आपके ये जो मतलब रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इसमें आपको आपकी वर्क में तो ग्रो करने का मौका मिलता ही है, साथ में आपको जो आपके पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी हेल्प मिलती है, ठीक है ना। एक ऐसा रिवॉर्ड्स मतलब इस टाइप से रिवॉर्ड्स देना आपको रिकग्नाइजेशन होता है। अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है तो उसके लिए उसको उस एम्प्लॉय को स्पेशल अटेंशन देना, उसको जैसे नहीं अब स्टेज शो का मतलब आप स्टेज पे बुला के उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या फिर कोई उसके लिए फंक्शन कर रहे हैं, तो रिकग्नाइजेशन करना मतलब दूसरों को भी रिकग्नाइज करवाना कि हाँ इसने एक काम अच्छे से किया है, ठीक है। एक होता है कि आपने इसकी वेजेस बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, वो बता रहे हैं कि हमें देखो देखो इस काम के इतनी वेजेस एक्स्ट्रा हुए हैं, लेकिन एक होता है कि आप खुद से उसको चल के सामने से अपने अदर एम्प्लॉयज को बता रहे हो कि इसने ये अच्छा काम किया, ये रिकग्नाइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपके इसमें क्या होता है कि जो आपका मतलब स्किल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे है, या एक कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका टीम एफर्ट किया आपने या आपके लिए पर्सनल आपका खुद का इंडिविजुअल एफर्ट था, तो वो कैसा मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक है टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं एम्प्लॉयर्स को कि जो आपके जिससे वो अपनी जो स्किल सेट हैं वो भी उसको और एडवांस लेवल पे बना सके, ठीक है, जिससे उनके जो भी कैरियर है उसमें बहुत हेल्प मिले, ठीक है। तो ये आपका इसमें आता है टैलेंट डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें ये दिखाते हैं कि जैसे जो आपका बिजनेस है, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसमें आपका रिवॉर्ड मैनेजमेंट के लिए जो इनोवेशन और डेवलपमेंट करके ये जो रिवॉर्ड्स के स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है वो किस तरीके से सपोर्ट करती है बिजनेस को, ठीक है। मतलब जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो तो कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट या इनोवेटिव आइडिया है रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के जो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, राइट। एंड सॉरी हाउ दे शुड बी इंटीग्रेटेड प्रायोरिटी दैट शुड बी गिवन टू इनिशिएटिव एंड पेज दैट विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ आप उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, कैसे उनको डेवलप कर रहे हो और किस पेस में वो इम्प्लीमेंट होंगी, ये सब आपका रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी में आता है। अब देखिए रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए दो चीज़ें हैं, देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रिटिकल। एक तो प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है कि इसमें आप देखते हैं कि कैसे कैसे स्पेसिफिक जो आपकी कंपनीज के लिए कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे जिससे आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी और मैनेजमेंट होगा, ठीक है। टोटल रिवॉर्ड सिस्टम के मतलब उस बेसिस पे बनता है। वैल्यू क्या हुई, इसमें आपका जैसे आपके जैसे कोई पर्टिकुलर आइटम जो भी आप रिवॉर्ड्स के लिए बना रहे हो, कर रहे हो, रख रहे हो, उसकी एम्प्लॉयज़ की नज़रों में क्या है, मतलब एम्प्लॉयज़ कितनी वैल्यू उसकी ले रहे हैं, वो सब वो वैल्यू यहाँ पे कंसिडर हो रही है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डिज़ाइन कैसे होती है, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर गूगल के लिए कि टोटल रिवॉर्ड फिलॉसफी ऑफ गूगल क्या है, तो गूगल क्या कहता है कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है ना वो गूगलर है, मतलब एवरीथिंग जो भी कोई गूगल का यूज़ कर रहा है वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से दिया जाता है। उसने कहा कि हम लोगों को बेस्ट मतलब अगर हमारे कोई एम्प्लॉय है हम उसको सब कुछ देंगे, उसको बस हमारे काम करना है, बाकी हम उस गूगल को हर वे में पे करेंगे, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है मतलब उनकी फैमिली को भी हेल्दी रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, इसलिए हर व्यक्ति ना गूगल में जाना चाहता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए बाकी स्टेटमेंट ऑफ रिवॉर्ड फिलॉसफी ऑफ होल फूड मार्केट का है, और फिर ऐसे करके दो चार और दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे ताज होटल का दिया है कि वो स्टार्स दिलवाता है कस्टमर्स को, कस्टमर के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को स्टार्स दिलवाता है। मीन्स क्या हुआ, स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्नाइजेशन सिस्टम बना रखा है जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय का काम अच्छा लगता है तो जो कस्टमर होता है वो उनको मतलब एक मैसेज के थ्रू या उनको पिन पॉइंट करके देते हैं जिससे कि मैनेजमेंट को पता चलता है कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर टाइप ऑफ कंपनसेशंस क्या है, ठीक है। कंपनसेशन क्या होता है, मनी जो आपको मिली है, जैसे मनी और रिइंबर्समेंट रिसीव फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क प्लस द काइंड ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि जैसे आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से जो परफॉर्मेंस किया है वर्क पे, उसके लिए जो आपको मनी देते हैं या पे करते हैं वो उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब देखो आप सैलरी वेजेस कुछ भी बोलो लेकिन वो कंपनसेट ही तो कर रहे हैं, आप अपना उनको लेबरिंग करके दे रहे हो, वर्क करके दे रहे हो, ठीक है, और उसके बदले वो आपको उस चीज़ के कंपनसेट कर रहे हैं।
एक टर्म, एक इजी वे में समझाने के लिए मैंने बोला लेमन टर्म में, ठीक है। अब कंपनसेशन आप एक तरीके से ये बोल सकते हो ईजली वे में मनी के टर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि मनी ही देते हैं, कभी कभी कई कई चीज़ों को आदान प्रदान भी होता था, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका सैलरी वेजेस वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है कंपनसेशन में, ठीक है। और आपका इसके बाद इसमें क्या होता है, कैसे रिफर्ड करते हैं ब्रॉडली जॉब्स को, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, क्लैरिकल और अनस्किल्ड। मैनेजरियल जो होता है उसमें रिम्यूनरेशन बोलते हैं, ठीक है। सुपरवाइजरी सैलरी होगी आपकी, क्लैरिकल में सैलरी होगी, और जो अनस्किल्ड ग्रुप होता है उसमें वेजेस बोलते हैं हम, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है कंपनसेशन बेस क्या होता है, ठीक है। अब कंपन देखिए, ये तो मैंने बोल दिया मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन में कंपनी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि किस बेसिस के लेवल पे कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। मीन्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कंपनी का मतलब एक तरीके से कंपनी ऑब्जेक्टिव में क्या है, ये डिटर्मिनेशन होता है कि हम कैसे किसको डिफाइन करें कि किसको कितना कंपनसेट करना है, किसकी कितनी सैलरी रहेगी, किस लेवल पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे कंपनसेट करें। ऐसा नहीं कि हर किसी की सैलरी इक्वल रहेगी, अगर कोई हाई पोजीशन में तो उसकी सैलरी अलग रहेगी, किसी का टैलेंट ज़्यादा है उसको किसी डिफरेंट काम के लिए रखा गया तो उसकी सैलरी अलग रहेगी। तो इस टाइप से सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ठीक है, डिटर्मिनेशन कैसे करें, ये चीज़ है। अब मार्केट सिचुएशन नेक्स्ट है, ठीक है। मार्केट सिचुएशन क्या है कि ये डिसाइड करता है कि कंपनसेशन लेवल क्या रहेगा, ठीक है। देखिए, कंपनी ऑब्जेक्टिव में आप ये डिफाइन कर रहे हो कि किस लेवल की क्या कंपनसेशन रहेगा, और यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि कंपनसेशन लेवल कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से कंपनसेशन लेवल आप यूज़ करोगे। और ये क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। कि आपके बैंक, जैसे मान लीजिए बैंक का, उसमें आपको पियोन चाहिए, दफ्तरी चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये आपके लेवल आपने बना दिए। अब उनको पे कितना करना है ये आपका कंपनी ऑब्जेक्टिव ने बना दिया। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके ये भी आपका लेवल्स डिफाइन करते हैं, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, बार्गेनिंग पावर यूनियन के साथ कैसे है, ये सब आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ इम्पोज कर दिया, ठीक है, या फिर कंपनीज एक्ट में कुछ रिम्बर्समेंट चेंजेस हो गए मैनेजर के लिए, या डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट आ गए, तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं डिसीजंस, लेकिन आपकी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, लेवल डिसाइड करने में। अब कंपनसेशन थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं एडिक्वेसी ऑफ वेजेस, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख रहे हैं। एडिक्वेसी ऑफ वेजेस क्या होता है, द कम्युनिटी ऑफ फेयर वेजेस प्रोनाउंस सर्टेन वेज कॉन्सेप्ट सच एज मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस, फेयर वेजेस एंड नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, ठीक है। मीन्स एडिक्वेसी में क्या है, ये 4 टाइप के वेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो मिनिमम वेजेस होता है वो ये होता है कि आपके जो डेली नीड्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी डेली नीड्स हैं उनको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपके मिनिमम वेजेस के अंदर उतना आपको सैलरी या वेजेस दिए जाते हैं। लिविंग वेजेस क्या होता है, ये आपका मिनिमम वेजेस से तो ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपका इसमें मतलब ये होता है कि आप मतलब अपना सोशल नीड, इंश्योरेंस कवरेज में थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा खर्च करके अपनी सिक्योरिटी भी परचेज कर सकते हो, जैसे आपने इंश्योरेंस ले लिया, एफडीज बनवा ली, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल है। फेयर वेजेस क्या हुए, फेयर वेजेस होता है कि मिनिमम वेजेस से तो आपको मतलब ठीक है, उससे ज़्यादा ही है, मतलब एक तरीके से आपको जो पे मिल रहा है उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो, एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब आपकी जो जॉब है उसमें आपको अच्छे से कॉम्पनसेट किया जा रहा है। नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस क्या हुआ, ये एक तरीके से मिनिमम वेजेस ही होता है, पर इसमें जो ह्यूमन की जो नॉर्मल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाली बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा है आपका सोशल कंसिडरेशन एंड लीगल फैक्टर्स, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके जब ये कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट लॉज वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके बहुत सारे लॉज आ चुके हैं इसके लिए, जिसमें क्या होता है, आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का, एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, ठीक है। जब आपका पेमेंट और कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है तो ये जो एक्ट्स हैं 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये होता है कि आप जैसे बोनस किसी को कितना देना है, ठीक है, मिनिमम वेजेस कितने रहने चाहिए, तो ये सब डिसाइड होता है। इनकी वैल्यूज़ हर साल चेंज भी होती हैं और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी डिसाइड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन क्या है कि आपका जो आप कोई जॉब कर रहे हो, स्पेसिफिक जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आपको मतलब इवैल्यूएट करते हैं जॉब को कि हाँ ये जॉब ऐसी है, इसका इतना वैल्यू रहेगा, इतना हम कॉम्पेंसेट करेंगे, इतना हम पे करेंगे। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपके स्किल जितने चाहिए होते हैं उस हिसाब से अलग अलग होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे आईटी कंपनी में बात करें, कोई प्रोजेक्ट आया, अब उन्हें क्या है इस टाइम कोई पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज उनको चाहिए कि हाँ अभी मैं एंगुलर का बंदा चाहिए है, तो इनको उस टाइम क्या होगा, मार्केट में एंगुलर की पर्सन स्किल सेट की डिमांड बढ़ जाएगी। वो इंटरव्यूज़ लेके नए हायरिंग करेंगे, और जिसको एंगुलर का जितना एक्सपीरियंस होगा वो उसको उतनी ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने 3 बंदों को एक साथ दिया एक ही दिन में, तो उन तीनों की सैलरी सेम होगी। जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा, जिसका स्किल सेट जितना ज़्यादा होगा, उस हिसाब से वो उनको पे करेंगे। तो ये चीज़ हो रही है कि आपकी जॉब को इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी जॉब क्या है, मार्केट में डिमांड कितनी है, कितना आपका स्किल सेट है, उसके हिसाब से भी कॉम्पनसेशन डिफाइन होता है। ठीक है, रेट्स डिफाइन होते हैं उसके। अब जॉब इवैल्यूएशन की टेक्निक्स कौन सी है? ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने मन से उठाया कि हाँ इनको इसका इतना एक्सपीरियंस है, हम इसको इतना पे करेंगे। नहीं, टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स को यूज़ करके हम इवैल्यूएट करते हैं कि इस जॉब की कितना कंपनसेशन बनाया जाएगा। 2 टाइप्स होते हैं, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपका रैंकिंग और ग्रेडिंग आता है। तो रैंकिंग मेथड जो होता है, जिसको जॉब कंपैरिजन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आपकी रैंक्स बना दी जाती है। ठीक है, आपको उसके थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस किसकी जॉब की है, कौन सिंपल है, कितना कोई हार्ड है, या कौन हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है, कौन लोएस्ट लेवल पे आ रहा है। इस टाइप से रैंक्स बना देते हैं। तो रैंकिंग मेथड ये होता है कि रैंकिंग के हिसाब से आपका जॉब का कंपनसेशन डिफाइन करना। ठीक है, जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग जो जिसको बोलते हैं, सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जॉब्स क्लासिफाइड कर दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में। कैसे? जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 बना दिया, ऐसे करके बना दिया। आपने बैंक्स में भी देखा होगा ना, आपका कैसे बोलते हैं कि ये पियोन है, ये स्केल SWA है, ये स्केल 0 है, स्केल 1 है, स्केल 2, इस टाइप से क्लासिफिकेशन ही तो कर दिया। सबकी सैलरी अलग है, वेजेस अलग है, उनको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो वो ये होता है आपका कौन सा होता है, ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आपका आएगा क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट रेटिंग एंड फैक्टर कंपैरिजन। ठीक है, तो पहला फैक्टर कंपैरिजन देखते हैं। फैक्टर कंपैरिजन क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, यूजली 5 के उसमें सेट में होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके जो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया जाता है, फिर आपकी जॉब्स को अलाइन करके ईच फैक्टर के हिसाब से आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से आप डिफाइन करते हो, उन पॉइंट्स को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको डिसाइड होता है कि कितना कंपनसेशन रखना है। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जांपल दिया ना, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर, मैकेनिस्ट बना दिए। ठीक है, अब ये आपके देखो बना दिए आपके जो वो हैं मतलब फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला इलेक्ट्रिशियन को मेंटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, 13% चाहिए, मतलब कितना मेंटल आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो उस हिसाब से उसने सबका बना दिया। फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी है, ऐसे बना दिया। स्किल्स कितने चाहिए, ठीक है, मैकेनिक को बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, तो इस टाइप से करके आपका एक बना दिया ना, फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहा है। ये पॉइंट्स दिए हैं, हम उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं कंपनसेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट मैथड है। पॉइंट मैथड अब क्या हुआ, पॉइंट मेथड में आपका जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, इस जॉब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, इसमें हम वेरियस आइडेंटिफाइबल वे में डिवाइड कर देते हैं। जो आपके जॉब है उसको तोड़ देते हैं, एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टोकन होते हैं। आपका जैसे स्किल सेट है, नॉलेज कैसा है, टैलेंट कैसा है, आप कैसे कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो उस टाइप से आपके पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, या ऐसे से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एक जॉब को, और उस हिसाब से आप जो पॉइंट्स होते हैं उनको अलॉट करते हो ईच फैक्टर्स को। तो उस हिसाब से फिर आप कंपनसेशन डिफाइन करते हो कि इतना कंपनसेशन हमें इस जॉब के लिए देना है। इस टाइप से आप जॉब वैल्यूएट करते हो। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया एक, हमने ये भी क्या पढ़ा, जॉब वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है, अब देखिए आपका एक है कॉम्पा रेशियो एंड एडिशनल टूल ओवर जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉम्पा रेशियो का एक्चुअल जो आपकी सैलरी है डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ पे रेंज। ठीक है, जो भी आपकी मिड पॉइंट बन रही है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना,
ये आपका एक कौन सा है, कॉम्पा रेशियो एंड एडिशनल टू ओवर जॉब इवैल्यूएशन, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पे रेस चाहिए, प्रमोशन, मेरिट पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करके ये वाला फॉर्मूला में मतलब रखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे पे रेस करें, कैसे प्रमोशन के लिए बनाए, मेरिट पे क्या करें, तो उसमें आता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन भी दिया है, एक मार्केट पे में जो मार्केट में पे रेंज है एवरेज रिसेप्शनिस्ट की वो है 20,000 से 28,000 के बीच में पर ईयर में। ठीक है, मिड पॉइंट कितना है 24,000 पर ईयर है, विद दोज टू है 24,000 पर ईयर के मिड पॉइंट पे है। ठीक है, इफ देयर आर 5 एक्चुअल रिसेप्शनिस्ट हु अर्न कलेक्टिवली, अब देखो इन्होंने कलेक्टिवली कितना बता दिया, 21,000, 23,000, 24,000, 26,000 कमा रहा है, 28,000 तक वो कमा रहे हैं। ठीक है, कौन, रिसेप्शनिस्ट जो है आपके। ठीक है, अब आपको अब देखिए अंदाज़ा नहीं लग जाएगा, एक्चुअल सैलरी रखनी, एक्चुअल सैलरी 21 है, मिड पॉइंट आपको रखना है कितना 24 दे रखा है इसमें पहले से, मल्टीप्लाइड बाय ये आपकी वैल्यू जो आके उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए ये क्या मिल रहा है हमको, ये हमें मिल रहा है CR, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पा रेशियो। ठीक है ना, तो ये हमें मिल गया, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है ये सबकी मिल गई हमें। तो ये हमने अब क्या किया, हमने 5 जोन्स डिसाइड कर लिए ना, जो प्री डिफाइंड लेवल्स आपके परफॉर्मेंस के हो गए, इसकी बेसिस पे ये करेंगे ना। अब जैसे देखिए अगर सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो हम इसमें हम कौन सा लेवल रखेंगे कि जो न्यू आ रहा है, इनएक्सपीरियंसड है, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे रहा है, और जो 116.7 है उसको हम मतलब जैसे जो वैल्यू है 100 से ऊपर उसको हम रखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। हमने देखिए क्या किया, इस CR के थ्रू हमने परसेंटेज लेवल्स निकाली और हमने ब्लॉक बना दिए, रेंज बना दी। ठीक है, रेंज के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं लेवल्स को कंपनसेट करने के लिए, तो वो जोन्स बन गए ना, तो वो चीज़ है। ठीक है ना, इजी था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा था। नेक्स्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं क्लियर होता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना इसका। ठीक है, रिवॉर्ड्स बहुत इजी था तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला मुझे लगा नहीं। अब नेक्स्ट है रिवॉर्ड लिंक्स टू परफॉर्मेंस। ठीक है ना, अब देखिए ये तो आजकल बैंक्स में भी चल पड़ा है ना कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ने इतना प्रॉफिट कमाया पर क्वार्टर या पर ईयर, तो उसके मतलब जो भी रहा उसके हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाएगा। PLI 5 डेज की मिल रही है आजकल बैंक्स को। तो वो चीज़ है कि अगर कोई कंपनी अच्छा जॉब करता है या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ इतना एफर्ट डालते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए भी कंपनी को रिवॉर्ड मिलता है। अपने को क्या मिल रहा है, जैसे बैंक सिस्टम की बात करें तो अभी अपने को अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे तो 5 डेज के जो आपका डेली बेसिक पे है प्लस DA करके आपको उतना सैलरी में एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो वही चीज़ है, रिवॉर्ड्स है। जैसे ये बैंक में रिवॉर्ड डिसाइड किया, ऐसी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सेट रहते हैं, रूल ऑफ सेट्स के हिसाब से रहता है। ठीक है, ईजी वे में समझा दिया, इतना थ्योरी रीड आउट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट है। कंपनसेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या हुआ, क्रिएट अ कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर जॉब्स। ठीक है, मतलब जो भी जॉब्स हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हो, अब कैलकुलेट कर रहे हो जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स फॉर द जॉब। ठीक है, पॉइंट्स के जो हमने अभी पीछे पढ़ा था इवैल्यूएशन के तरीके डिफरेंट पढ़े थे, तो क्वान्टिटेटिव में हमने पॉइंट्स इवैल्यूएशन पढ़ा था ना, तो उस पॉइंट इवैल्यूएशन के थ्रू जॉब्स के लिए हम जॉब इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वेरियस डिग्रीज परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वेरियस लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब वैल्यूएट करके। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम जो भी आउटलियर्स टू बी कंसीडर्ड, जो भी मतलब एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स हैं उनको एज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडक्ट अ सिंगल रिग्रेशन इन एक्सेल शीट टू क्रिएट मार्केट पे। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंपनसेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सेल शीट बनाई, इसमें मार्केट पे को लाइन से एंटर किया जॉब वैल्यूएशन पॉइंट के थ्रू। ठीक है, अब हमने आपके जो भी है कंपनी में जितना भी है उस हिसाब से आपकी पे रेंज डिसाइड कर दी। मैं पूरा नहीं रीड कर रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ, पे रेंज डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं कौन किस पे रेंज में पढ़ते हैं, फिर उनका पूरा बना के हमने मैक्सिमम लेवल क्या है, किस ग्रेड में है, इस टाइप से एक्सेल शीट में पूरी बना लेते हैं, और उस एक्सेल शीट के थ्रू ही हम सैलरी पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी का एक बार बन गया तो वही चलता रहेगा, चेंज भी होता रहता है इस स्ट्रक्चर जो कंपनसेशन का है एक एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, अब ये प्रैक्टिसेस दे रखे हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कितना है, तो आपको देखो बाकी सब तो सैलरी के साथ है, बाकी आपको रिवॉर्ड्स भी खूब सारे मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ बैंकिंग इंस्ट्रक्शन है अंडरगोन अ चेंज ड्यूरिंग द डिकेड्स। ठीक है,
टू ट्रेस द प्रोग्राम इन इनिशियल डे सैलरी वाज डिसाइडेड सोलली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक्स। ठीक है, तो वही है कि प्राइवेट सेक्टर का अपना है, मतलब जैसे अपना है, पब्लिक सेक्टर का भी जो आपके ये IBA वगैरह है ये हमारे डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाई पैट्रिक आता रहता है हमारा, उस हिसाब से हमारा सेट रहता है। पीरियड ऑफ सेटलमेंट इज 5 ईयर्स। देखिए ये आपको दे रखा है ना कि सेटलमेंट पीरियड जो है आपका 5 है। IBA के मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसका कितना रहेगा। अभी देखिए PLI वगैरह सब आए हैं तो बनाया है जो भी है। ठीक है, वही सब है, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे ही डिसाइड होता है। IBA डिसाइड करती है, हर 5 साल में सेटलमेंट होता है और ये आपको पता है कि सेटलमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ना ये फिनिश हो गया है। ठीक है, अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी यूनिट 24 का। ठीक है, थैंक यू।